Good afternoon, everybody. How are you? I hope you are fine at your places. Okay. In previous classes, we will be explain your chapter number 1 from इकोनॉमिक्स। ओके, आपका इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 था वो हमारा प्रेजेंट के अंदर चल रहा था। उसका कुछ भी ऑफ पार्ट हम लोगों ने इन प्रीवियस मीटिंग के अंदर एक्सप्लेन किया था। आज हम उसका कुछ जो पार्ट है जो बच गया है उसको हम पार्ट सेकंड के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मोड पर ये चैप्टर है। अगर आप इसको एज ए रीडिंग भी करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। आज का जो हमारा है चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर्स इन दिस सीरीज के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है फार्मिंग इन पालमपुर। यानी हमारा जो ये चैप्टर है इसके अंदर हमारा नेक्स्ट जो है वो है फार्मिंग इन पालमपुर। यानी किस प्रकार से पालमपुर के अंदर फार्मिंग की जाती थी, उसमें क्या बेसिस होते थे। तो इस फार्मिंग इन पालमपुर के अंदर इसमें होता था कि लोगों के पास लैंड जो होती थी वो फिक्स्ड होती थी। तो लैंड इज जो फिक्स्ड, यानी किस प्रकार से फार्मिंग जो है उसको की जाती थी। तो इसी टाइटल के अंदर इसका जो नया व्यू ऑफ पॉइंट है वो है लैंड इज़ फिक्स्ड। यानी उनका जो भूमि का टुकड़ा या जो भी भूमि होती थी वो फिक्स्ड होती थी। 75% of working people in Palampur are dependent on farming for their livelihood। यानी पालमपुर की 75% जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं पालमपुर के, वो डिपेंड है, वो उसके ऊपर आश्रित है ऑन फार्मिंग। किसके ऊपर? फार्मिंग के ऊपर। फॉर देयर लाइवलीहुड, अपनी जीविका को चलाने के लिए वो फार्मिंग के ऊपर डिपेंड है। आइदर दे आर फार्मर्स और फार्म लेबर्स। इसमें किसान भी हैं और इसमें फार्म लेबर, जो खेतों में किसान जो हमारे जो फार्म होते हैं, खेत जो होते हैं उसमें जो लेबर काम करने वाले होते हैं, ये दोनों प्रकार के आए। हमने ये क्यों एक्सप्लेन किया? क्योंकि ये कह रहा है कि 75% जो हमारे वर्किंग पीपल हैं पालमपुर के वो डिपेंड है फार्मिंग पे। तो इसी फार्मिंग के अंदर फार्मर और लेबर दोनों आ गए इस 75% के अंदर। ठीक है, तो लेबर भी इसमें आ गया। यानी ये लेबर और ये फार्मर, ये सभी मिलकर के 75% का इनका रेशियो मिलता है, जो कि अपनी जीविका जो है खेती के माध्यम से ही चलाता है। देयर वेल बीइंग इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म and the farm productions can be raised by the increasing the land area under cultivation, but no additional land has been brother under। ये कहते हैं कि जो भी फार्म के अंदर जो भी प्रोडक्शंस होता था, अगर वो उसको इंक्रीज करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे, तो लैंड एरिया जो उनके अंडर आता था उसी के अंदर वो कल्टीवेशन कर सकते थे और उनके पास में एडिशनल लैंड जो थी वो नहीं हुआ करती थी। कल्टीवेशन इन पालमपुर आफ्टर 1960 एक्सपेक्ट द वेस्ट लैंड। यानी कहता है कि कल्टीवेशन जो होता था पालमपुर के अंदर वो 1916 के बाद में जो वेस्ट लैंड थी वो भी काफ़ी थी। द सिचुएशन ऑफ पालमपुर में बी कंपेयर टू दैट ऑफ द इंडियन कल्टिवेटेड आर इन इंडिया हैज जस्ट इंक्रीज फ्रॉम 120 मिलियन हेक्टर इन 1950 एंड to 115 million hectare in 2010-11 and sustain its growing populations. Now there is no further scope to bring new land under the cultivation to the increased farm production। कहने का मतलब था कि लोगों के पास में एक तो भारत में क्या है, वेस्ट लैंड ज़्यादा है जिसके ऊपर फार्मिंग का काम नहीं होता। ग्रेजिंग जो फील्ड होती है उसमें उसको इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि किसान जो है यानी कल्टीवेटेड इंडिया के अंदर अगर हम इंक्रीज फॉर्म को लेते हैं तो 120 हेक्टर्स 1950 में और 140 मिलियन हेक्टर जो है 2010-11 के अंदर सस्टेन हुआ था ग्रोइंग पॉपुलेशंस के लिए। और इनके अलावा इनके पास और कोई स्कोप नहीं था। क्यों? क्योंकि इनके पास में जो लैंड फिक्स्ड होती थी वही फिक्स्ड होती थी, उसके आगे का कोई ऑप्शन जो था इन लोगों के पास नहीं था। फिर इसी के अंदर आता है कि सेकेंड फॉर्म, इसका सेकेंड ऑफ पॉइंट आता है वे टू ग्रो मोर फ्रॉम द सैंड लैंड। अभी कहते हैं कि अब इनके पास फिक्स्ड लैंड तो था ही सही,
अब वो ज़्यादा ग्रोइंग कैसे करें इस सेम लैंड के ऊपर? भाई लैंड तो फिक्स था कि इसके पास इतनी बीघा है, इस फार्मर को इतने लैंड है, या सरकार के अंडर इतने मिलियन पीपल जो है इतने बीघा के अंदर ही क्रॉपिंग करेंगे, लैंड फिक्स था। अब कौन कौन से ऐसे वे थे जिसके अंदर सेम लैंड, यानी जो सेम लैंड जो था उसके अंदर ग्रोइंग जो है वो ज़्यादा की जाए? तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया था मल्टीपल क्रॉपिंग। इसी का व्यू ऑफ पॉइंट है वेज टू ग्रो मोर का, मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसा कि इसके टाइटल से पता लग रहा है, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाना, वो कहलाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। क्योंकि लैंड फिक्स था, उनको अपना प्रोडक्शन जो था उसको इंक्रीज करना था, तो यहाँ पर उन्होंने वे बताया कि एक रास्ता हो सकता है कि आप अपने इसी सेम लैंड के अंदर अपने प्रोडक्शन को कैसे ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा कैसे उगा सकते हैं। तो वहाँ पर एक ऑप्शन आया मल्टीपल क्रॉपिंग। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड, फार्मर डू मल्टीपल क्रॉपिंग। उसी सेम लैंड के ऊपर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किसानों ने मल्टीपल क्रॉपिंग का सहारा लिया। दे ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। एक ही साल के अंदर वो अलग अलग क्रॉप को उसी लैंड के ऊपर जो है वो ग्रो करने लगा। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब बारिश की ऋतु आती है, देन खरीफ, यानी खरीफ, यहाँ पर रबी, खरीफ, ठीक है, दो इम्पॉर्टेंट जो है वो क्रॉपिंग होती है। उसमें उसने बताया कि जब बारिश का मौसम होता है, रैनी सीजन जब होती है, तब खरीफ की फसल यानी फार्मर जो है ग्रो जवार, बाजरा, विच आर यूज्ड एज कैटल फीड, ठीक है। खरीफ कल्टीवेशन इज फॉलोड बाय पोटैटो कल्टीवेशन इन मंथ्स ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर एज द थर्ड क्रॉप। ये कहता है खरीफ की फसल के अंदर जवार, बाजरा, वैसे मक्का भी आता है, मैज भी आता है इसी के अंदर, तो जवार, बाजरा, ठीक है। और इसके अलावा हम उनके जो कैटल, उनके जो पशु होते हैं, उनको फीड करने के लिए जो ग्रासलैंड चारा जो उगाया जाता था वो खरीफ कल्टीवेशन के अंदर ही आता था। इसके अलावा पोटैटो कल्टीवेशन इन स्पेशल, आलू जो है, पोटैटो जो है उसको कल्टीवेट किया जाता था इन मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर, यानी ये थर्ड क्रॉप होती थी। पोटैटो को किस में डाला गया? थर्ड क्रॉप में। रबी और खरीफ तो आ ही रही है, लेकिन स्पेशल पोटैटो को कल्टीवेट किया जाता था अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के अंदर, जिसको थर्ड क्रॉप के नाम से इस लोगों को जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था। ड्यूरिंग द विंटर सीजन, जब सर्दी का मौसम आता है, रबी फार्मर्स शो वीट फ्रॉम द प्रोड्यूस। वीट फार्मर्स keep enough wheat for their family and the consumption to sell the rest of the wheat in the market at the रायगंज। ऐसा कहता है कि जब सर्दी का मौसम आता था तो रबी के अंदर मुख्य रूप से गेहूं जो होता है उसको उगाया जाता है। रबी की फसल जो है वो गेहूं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो इसके अंदर गेहूं का ही किया जाता था। एंड फार्मर जो है अपने लिए जितना पर्याप्त, यानी उसकी फैमिली को फीड करने के लिए जितना अनाज की आवश्यकता होती थी उसको वो रख लेता था। अगर उसकी ग्रोइंग ज़्यादा है, उसके पास पर्याप्तता से ज़्यादा गेहूँ है, तो फिर वो क्या करता था कि उसको बेच देता था, यानी बचे हुए कंजप्ट करके बचे हुए वीट को वो बेच देता था, जिसका मार्केट जो था वो मोस्ट ऑफ मार्केट जो था वो रायगंज का मार्केट था, जहाँ पर वो अपने गेहूं को जो है वो सेल किया करता था। पार्ट ऑफ द लैंड इज ऑल्सो devoted to the sugarcane production, which is harvested one every year, and sugarcane in its raw form as jaggery is sold traders in शाहपुर। ध्यान से सुनना, एक पार्ट ऐसा होता था लैंड का जिसको डेवोटेड यानी इंक्लूड किया जाता था शुगर कैन, गन्ने को प्रोड्यूस करने के लिए, विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, जिसको साल में एक बार ही हार्वेस्ट किया जाता था। और शुगर कैन जो है एक रा बना, यानी एक कॉलम रो बना करके उसके ऊपर भी लगा दिया जाता था, जिस पैटर्न को कहा जाता था जागरी। क्या बोलते थे? जागरी। और इसको व्यापारियों को बेचा जाता था, जो कि व्यापारी जो विशेष होते थे वो शाहपुर के होते थे। गेहूं को तो
रायगंज के अंदर बेचा जाता था और शुगर कैन को जो है वो शाहपुर के अंदर जो है बेचा जाता था। अब इसका क्या रीज़न था? रीज़न बिहाइंड द सक्सेसफुल मल्टीपल क्रॉपिंग, क्या कारण था कि मल्टीपल क्रॉपिंग जो थी वो काफ़ी सक्सेसफुल हुई? द विलेज ऑफ पालमपुर हैज़ वेल डेवलप्ड ऑफ द इरिगेशन, एक तो इरिगेशन में काफ़ी डेवलप्ड था, मैंने पहले भी बताया था कि कहने को विलेज था लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी, वाटर सप्लाईज थी, वेल थे, ट्यूबवेल थे, तो ये कहता है कि यहाँ का वेल डेवलप्ड जो सिस्टम था इरिगेशन का, उसकी वजह से ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग जो थी वो सक्सेस हुई। अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मेन रीज़न, बिजली की जो वहाँ पर फैसिलिटीज़ जो थी, पर्याप्तता जो थी, वो सबसे बड़ा कारण था इरिगेशन के सिस्टम को डेवलप करने के लिए। और व्हील जो थी वो भी एक स्मॉल फील्ड था इसके अंदर रिप्लेस करने के लिए। Due to this, by mid-1970, the entire cultivated area 200 hectare in village was brought under the irrigation. 200 हेक्टर जो है इरिगेशन जो है इसके अंदर 1970 के अंदर कर दिया जाता था। अब ये तो था मल्टीपल क्रॉपिंग का। अब यहाँ आता है इरिगेशन पैटर्न। इरिगेशन पैटर्न, इरिगेशन तो समझते हो सभी, जो सिंचाई होती है इरिगेशन। अब इरिगेशन का क्या पैटर्न था? देखो वहाँ पर बिजली भी थी, कुएं भी थे, पानी की पूरी पर्याप्तता भी थी। तो इरिगेशन जो था, द इरिगेशन पैटर्न ऑफ पालमपुर में बी कंपेयर्ड विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये कहता है कि इरिगेशन पैटर्न जो था पालमपुर का वो कंपेयर किया गया था ऑल ओवर इंडिया के अंदर। ऑल द विलेज इन इंडिया डू नॉट हैव द हाई लेवल ऑफ इरिगेशन एज इन पालमपुर। पालमपुर के अंदर जिस प्रकार से हाई लेवल की इरिगेशन होती थी वैसा भारत के दूसरे गाँव में उससे कम फैसिलिटी प्रोवाइड थी, हाई लेवल नहीं था वहाँ का। कहाँ का? दूसरे गाँवों का, पालमपुर का तो था। अपार्ट फ्रॉम द riverine plains, coastal regions well irrigated. In the contrast, plateaus regions such as the Deccan Plateaus have the low level of irrigation. ये कहता है इसका कारण ये था, एक तो प्लेन जो थी वो कम थी, कोस्टल रीजन था, वेल इरिगेटेड जो थी वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाती थी, प्लेट्यूज रीजन थे। ये दूसरे गाँवों के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है कि पालमपुर के अंदर तो हाई लेवल का इरिगेशन था दूसरे गाँव की अपेक्षा। अब दूसरे गाँव में ऐसा क्यों नहीं था? एक तो प्लेन नहीं था, इरिगेशन अच्छा नहीं था, वहाँ का जो प्लेट्यूज रीजन होने की वजह से, डेक्कन प्लेट्यूज आने की वजह से, इस वजह से इनका जो लेवल था वो पालमपुर की अपेक्षा लो था। ओके, ऑफ द टोटल कल्टीवेशन एरिया इन द कंट्री अ लिटिल लेस देन 40% इज इरिगेटेड। ये कहता है अगर हम पूरे कल्टीवेटेड एरिया पूरे देश का हम लेते हैं तो लिटिल लेस देन 40% से भी कम इरिगेशन है यहाँ पर। इन द रिमेनिंग एरियाज, जो बचा हुआ जो एरियाज है, फार्मिंग इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। बाकी बचा हुआ जितना भी एरियाज है वो अपनी फार्मिंग के लिए डिपेंड रहता था रेन, जब जब बारिश का पानी आएगा तभी रिमेनिंग के ऊपर खेती जो है वो की जा सकेगी। आगे बात समझ में। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, यानी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड। हेडिंग समझ में आया? ट्रेडिशनल पारंपरिक एंड मॉडर्न नया, मॉडर्न क्या कहते हैं? नया फार्मिंग मेथड, यानी इन्होंने ट्रेडिशनल को भी लिया और वर्तमान में चलन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को भी लिया। कैसे लिया? प्रोडक्शन कैन बी आल्सो इंक्रीज यूजिंग द मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर द हाई यील्ड। यानी कहने का मतलब था कि प्रोडक्शन जो था उसको इंक्रीज किया गया था नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, जिसके अंदर हायर यील्ड, हायर यील्ड का मतलब होता है उच्च किस्म का, यानी उच्च किस्म का जो बीज होता है उसको यूज़ करके। जस्ट ए मिनट वेट। ये प्रोडक्शन जो था उसको मॉडर्न फार्मिंग को यूज़ करने के मेथड को यूज़ करके उसमें हायर यील्ड यानी उच्च किस्म के बीज को यूज़ करके किया गया था। टिल द मिड यानी 1960 के मध्य तक फार्मर यूज ट्रेडिशनल सीड, यानी फार्मर जो था 1960 के मिड तक तो जो पारंपरिक जो बीज होते हैं, पारंपरिक बीज का मतलब ये होता है जैसे उन्होंने गेहूं को उगाया, वीट को ग्रोइंग किया, तो जो उग करके जो धान यानी जो वीट आया उसी को वापस सोइंग किया, तो वो तो था ट्रेडिशनल। मोस्ट ऑफ क्या होता है
जैसे हमने किसी वेजिटेबल के बीज को, सीड्स को निकाला, उसको सोइंग किया, उससे एक पौधा निकल आया, ठीक है। लेकिन मॉडर्न पैटर्न में जो कहा गया है उसमें ये कहा गया कि हायर वर्ल्ड यानी उच्च किस्म का, यानी उनको मिनरल, केमिकल्स और उच्च ताप जो भी उनको आवश्यक होता है उसके ऊपर करके उसको अच्छा किस्म का बनाया जाता है और अच्छे किस्म के बीज से अच्छी ग्रोइंग होती है। तो 1960 के मिड तक तो यहाँ पर ट्रेडिशनल सीड ही चलता रहा, विच नीडेड लेस इरिगेशन, जो कि इरिगेशन कम मांगता था, बट गैव द रिलेटिव पुअर यील्ड। लेकिन वो जो है अच्छे किस्म का बीज जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाता था। दे ऑल्सो यूज द रेडिली अवेलेबल काउ डग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज द फर्टिलाइज़र, और फर्टिलाइज़र के रूप में वो काऊ का डग और अलग कोई भी जो एनिमल होते थे उसके डग यानी गोबर को यूज़ किया जाता था ट्रेडिशनल के अंदर। लेकिन HVY के अंदर क्या होता था, अलग से केमिकल्स को जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, इनको लिया गया। अब यहाँ यूज़ ऑफ HVY शीट्स, ये मोस्ट ऑफ आपके लिए हाईलाइट है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HVY, क्या था तो सुन लीजिए। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960 इंट्रोड्यूस्ड the Indian farmer to the high yield variety HVYs of sweet which increase the production को ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के माध्यम से लेट 1960 के अंदर ये हरित क्रांति जो है 1960 लेट में लोगों को इंट्रोड्यूस करवाई गई और इंडियन फार्मर जो है उन्होंने हाई यील्ड वैरायटी यानी HVY, हाई यील्ड वैराइटीज HVY ऑफ सीड जो था उसको यूज़ करा और इंक्रीज्ड देयर प्रोडक्शन। क्यों यूज़ किया? अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ये जो हायर यील्ड जो होते हैं ये एक कॉम्बिनेशन होता है, इसके अंदर सीड्स होता है, इरिगेशन यानी पानी की पर्याप्तता होती है, उसमें केमिकल को यूज़, केमिकल के घोल में इनको निकाला जाता है, उनको फर्टिलाइज किया जाता है, फिर इनको जो है तैयार किया जाता है, ठीक है। फिर आता है इन इंडिया, इसीलिए लिसन यहाँ समझो, इसीलिए आपने देखा होगा कई बार हमको सुनने को मिलता है कि बीज के लिए लंबी कतार लगी, तो वो बीज HVY का होता है जो कि गवर्नमेंट की सप्लाई से भी मिलता है, केमिस्ट की शॉप पे भी मिलता है। अब मान लो हमको घर के लिए कुछ स्पेशल कुछ उगाना है तो हम केमिस्ट की शॉप पर जा कर के हम बोल देंगे हमको लेडी फिंगर है, बिटर गार्ड है, इन सभी का शीट्स जो है वो प्रोवाइड कर दो, तो वो हमको HVY का ऐसा छोटा सा बॉक्स देगा ताकि वो क्या होते हैं, वो उच्च किस्म के बीज होते हैं। लेकिन किसानों को तो क्या होता है, एक लार्ज नंबर के अंदर सीड की आवश्यकता होती है, तो उसकी सप्लाई जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। उनको स्पेशल फर्टिलाइज़र के लिए केमिकल का स्प्रे करते हैं ताकि कोई भी जो कीड़ा है वो उन पर ना लगे। अलग अलग, पहले तो केवल काऊ की डग को यूज़ किया जाता था, अब आजकल अलग अलग प्रकार के जो खाद है, जो यूरिया वगैरह है उसको यूज़ किया जाता है। क्यों? प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन क्या इंक्रीज प्रोडक्शन जो है वो हमारे हेल्थ के लिए सही है? अगर हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं और न्यू मॉडर्न की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडिशनल जो हमारा प्रोडक्शन होता था वो हमारी हेल्थ पर बैड इफ़ेक्ट कम डालता था। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल फर्टिलाइज़र से होता था, जबकि अभी जो मॉडर्न थी उसके अंदर आर्टिफिशियल जैसे यूरिया, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइज़र थे जिनको मिट्टी में डाला जाता था, जिससे ग्रोइंग तो ज़्यादा हो जाती है लेकिन मिट्टी की उर्वरता भी कम हो जाती है और जो मिनरल, जो तत्व जो हमको इस एग्रीकल्चर से, इस खेती से जो हमको मिलते हैं वो हमको प्रॉपर नहीं मिलते। आज अगर हम फ्रूट्स भी लेते हैं, वेजिटेबल्स भी लेते हैं तो ये सभी केमिकल से पकी हुई और केमिकल से येल्ड किए हुए जो बीज होते हैं उनसे मिलते हैं। तो जो फाइबर, जो न्यूट्रिएंट्स हमको मिलने चाहिए वो उसकी अपेक्षा हमको थोड़ा कम मिलते हैं। अरे हमको एक सेटिस्फिकेशन तो होता है कि हम फ्रूट्स खा रहे हैं, लेकिन जो उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, जो हमको फाइबर्स मिलते हैं, वो नेचुरल जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल था उसकी अपेक्षा कम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये टोटल केमिकलाइजेशन हुआ है। अगर हम भारत की बात करते हैं, फार्मर ऑफ पंजाब इन इंडिया, भारत के अंदर
फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट मॉडर्न। इन्होंने सबसे पहले ट्राई किया था इस मॉडर्नाइजेशन मेथड को ऑफ फार्मिंग, यानी मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग को सबसे पहले इन लोगों ने ट्राई किया था। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट एंड द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट ट्राई द मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। सम फार्मर ऑल्सो bought the machinery like the tractor, थ्रेसर। बहुत सारे ऐसे किसान थे जिन्होंने ट्रैक्टर और थ्रेसर को यूज़ किया। ट्रैक्टर से क्या होता है, पहले जो था ब्लॉक कार्ट को यूज़ किया जाता था शीट को शॉइंग करने के लिए, लेकिन अब किसको यूज़ किया जाता है, ट्रैक्टर को। क्यों? ताकि वो काम जो है कितनी बीघा ज़मीन हो, ट्रैक्टर से इमीडिएटली जो है वो शॉइंग हो जाती है। और साथ ही साथ में थ्रेसर होता है जब हमारी फसल को हार्वेस्टिंग करते हैं, जब हम उसको काटने के बाद में जो प्रोडक्ट होता है उसमें से सीड्स को निकालना, फ्रूट्स को निकालना, तो थ्रेसर में डालने के बाद में क्या होता है, वो छिलके यानी उसका जो वेस्ट मटेरियल जो होता है जिसको हम भूसा बोलते हैं वो अलग कर देती थी और ग्रेन को अलग कर देती थी। अगर हम ट्रेडिशनल में जाते हैं तो पहले क्या होता था, फसल को काटा जाता था, उसको टेम्परेचर पर रखा जाता था, टेम्परेचर पर रखने के बाद उसको हाथों के द्वारा कूट करके थ्रो करके उसमें से सीड्स को निकाला जाता था। जबकि मॉडर्नाइजेशन में क्या आ गया, थ्रेसर आ गया, थ्रेसर में डाला और वो फटाफट निकल करके हमारे सामने आ जाता। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दिस मेड फ्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। इस वजह से हमारी फ्लोइंग और हार्वेस्टिंग दोनों ही काम बहुत जल्दी जल्दी होने लगे। इन पालमपुर विद द HVY शीट्स, पालमपुर के अंदर भी HVY शीट जो है उसमें यूज़ किया गया, जिसमें वीट वेंट अब 3200 kg पर हेक्टर। तो जब HVY पालमपुर ने भी जब HVY शीट को यूज़ किया तो प्रत्येक हेक्टर पर 3200 kg जो है वो यहाँ पर उगा, कंपेयर द 1300 kg पर हेक्टर। जहाँ 1300 किलो यानी 1300 kg यानी 1300 किलोग्राम गेहूँ जो पर हेक्टर पर हो रहा था वो अब 3200 kg होने लगा। तो डिफरेंसेस आया, ग्रोथ हुई, ठीक है। तो यहाँ पर उसने एक कंपैरिजन करके बताया। और फार्मर नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ द सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट। इसीलिए जो हमारा जो फार्मर था वो एबल हुआ अपनी इस क्रॉप को मार्केट में बेचने के लिए। 1300 से 3200 पर आया, उसको जितना चाहिए उसकी पर्याप्तता तो हो गई उसको, उसके बाद भी उसके पास बच गया तो वो एबल हो गया, वो सक्षम हो गया अपनी क्रॉपिंग को बेचने के लिए, ठीक है। तो आज हमने कुछ व्यू ऑफ पॉइंट जो है बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने फार्मिंग इन पालमपुर बताया, वे टू ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड जिसमें मल्टीपल क्रॉपिंग, इरीगेशन, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड और यूज़ HVY शीट। इसके जो पार्ट 3 आएगा उसमें वी विल बी एक्सप्लेन द नेक्स्ट व्यू ऑफ पॉइंट, जिसके अंदर अभी भी हमारे पास में 4 to 5 व्यू ऑफ पॉइंट है जो आज डिस्कशन नहीं हो सकते हैं। तो हम नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। और आई होप कि आप लोग अपनी इस स्टडी पर कंसंट्रेट रहोगे तो आप अच्छे से मोस्ट ऑफ इफ़ अगर आप चैप्टर ओवर होने के बाद या जो भी आपका मीटिंग ओवर होने के बाद अगर आप 10 to 20 मिनट जो है रीडिंग पर आप देंगे तो आई होप कि आप लोगों को एवरीथिंग आपका कंसेप्ट जो है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। डबल बार जब आप उसको रीड करोगे तो उसमें क्वेरीज निकलेगी, क्वेरीज निकलने के बाद आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि यू आर फॉलो इन एट ए प्रेजेंट यू आर बिलोंगिंग टू स्टैंडर्ड 9th के अंदर जो टीचर कराती है वो कभी नहीं आता। आपको मिड से भी आ सकता है, उसमें से भी आ सकता है, NCERT फोल्डर से भी आ सकता है, करंट उसमें भी आ सकता है, क्योंकि सोशल जो है वो एक करंट सब्जेक्ट होता है कि प्रेजेंट में हमारे सोशल में क्या क्रिएट हो रहा है उससे रिलेटिव क्वेश्चन भी पुट हो सकता है। ओके, तो कोविड-19 को आपको डीपली पढ़ना है गूगल से निकाल करके। मैंने कई बार प्रोजेक्ट भी बनवाया था इसके ऊपर, तो हो सकता है कि इससे रिलेटिव क्वेश्चन भी आपको पुट हो सके 10th बोर्ड के अंदर। 9th और 10th का जो है वो कनेक्शंस होता है, ठीक है। तो आज आपका जो जितना भी टीचिंग पॉइंट था वो ओवर हो गया है, सो आई एम गोइंग टू एंड योर मीटिंग। ओके, थैंक यू फॉर सपोर्ट बेटा।